हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। पहला टॉपिक हम ले रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सुप्रीमेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले साल यानी कि 2025 में डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच क्रॉप डिड द ब्रिटिश फोर्स द पीजेंट्स ऑफ असम टू प्रोड्यूस। किस फसल को उगाने के लिए अंग्रेजों ने असम के किसानों को मजबूर किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाय। अगर हम टी के बारे में बात करें, चाय के बारे में बात करें, तो असम में चाय की जो खेती स्टार्ट हुई थी, यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, वो अब स्टार्ट हुआ था 1830 में। और जो पहली चाय कंपनी बनी थी असम में बनी थी, और वो बनी थी 1839 में। इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो वेस्टलैंड रूल था उनका, उसके तहत असम के जो बड़े बड़े लैंड्स हुआ करते थे, उन्हें बहुत कम प्राइजेज में यूरोपियन चाय बागान के मालिकों को सौंप दिया था इसके तहत। और अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें चाय की प्रोडक्शन में, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है सेकंड नंबर पे। एंड जो इसके बाद जो एक्सपोर्ट की बात करें, तो चाय के एक्सपोर्ट में चाइना सबसे पहले नंबर पर है। और उसके बाद जो प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंकिंग इन टी प्रोडक्शन उसकी किसकी है, तो वो है चाइना की। और अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर उगती है, तो वो उगती है असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट है और उसी के नीचे उसका रीज़न लिखा हुआ है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके स्टेटमेंट पढ़ें, तो जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है, सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध के विलय को नैतिक और कानूनी आधार पर उचित ठहराया था। और इसका जो रीज़न दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने इसे उपयोगी मानवीय दुष्टता के रूप में वर्णित किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो ए है स्टेटमेंट वो गलत है, और जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल सही है। अगर हम चार्ल्स नेपियर के बारे में बात करें, तो चार्ल्स नेपियर ने ही सिंध को विलय करने का काम किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ये किस सन में किया था, तो वो 1843 में उसने सिंध को विलय किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। और अगर हम बाकी के बारे में देखें, तो उस टाइम पे जब सिंध का विलय किया गया था, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलनबरो। ये कब किया गया था, 1843 में। अगर लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर भी काफ़ी सारे स्टेट्स को विलय किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। और उसमें से एक है सतारा, जिसको विलय किया था 1848 में। उसके बाद एक है जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में। झांसी 1853 में। और एक है अवध, वो किया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड है। स्टेटमेंट है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया गया था। और इसका रीज़न है, सामंती कुलीन वर्ग के बजाय पूंजी पर मुख्य रूप से व्यापारियों और उद्योगपतियों का नियंत्रण था। तो इसका जो सही जवाब हम देखते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो रीज़न है वो सही व्याख्या करता है एक्सप्लेनेशन ए का। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था यूरोप में, वो कब आया था, 18th सेंचुरी में आया था। और इंडिया से जो रेवेन्यू मिलता था वो यूरोप की जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ करती थी उसमें यूज़ होता था, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री हो गई, इन सभी में यूज़ होता था। और इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना। एक बुक भी है इस नाम से, ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से। और उसे किसने लिखा था, तो वो लिखने वाले थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस किताब को लिखा था।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला कि पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई थी, पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया था। और इसका जो कारण दिया हुआ है वो है संधि के बाद फ्रांसीसी अब अपनी सेना नहीं तैनात कर सकते थे और ना ही अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे। तो इसका जो सही जवाब हमें देखने को मिलता है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए आर जो है वो सही उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। इसके बारे में बात करें तो जो पेरिस की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1763 में। और इस पेरिस की संधि के बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन और फ्रांस में जो युद्ध चल रहा था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा था पिछले 7 सालों से, उसे खत्म कर दिया गया। अभी एंग्लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस कंपनी के बीच में टोटल कितने युद्ध हुए थे? 3। और उन युद्धों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन युद्धों को नाम से जाना जाता है कार्नेटिक वॉर्स। 3 युद्ध हुए थे, कार्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। और जो पहला वॉर हुआ था वो हुआ था 1746 से लेके 48 तक। और इसमें जो रिजल्ट निकला था उसमें हुई थी एक्स ला शपेल की संधि हुई थी इस युद्ध के बाद। और इसमें इसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने मद्रास को, जो कि पहले फ्रांस के अंडर में हुआ करता था, उसे कैप्चर कर लिया अपने अंडर में। और जो सेकंड नंबर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से लेके 54 तक। इसके बाद जो ट्रीटी हुई वो थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था फ्रांस के मुकाबले। और जो तीसरी और आखिरी लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच वो हुई थी 1756 से 1763 तक। इसमें लास्ट में जो हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो कि 1763 में ही हुई थी। इसके बारे में अभी हमने देखा। और इसके बाद जो फ्रांस का इन्फ्लुएंस था इंडिया पर वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। और जो 7 साल का युद्ध चल रहा था फ्रांस और एंग्लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका था। फ्रांस का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका था और फ्रांस को केवल इंडिया में सिर्फ व्यापार करने की परमिशन थी, ना कि पॉलिटिकल कोई डिसीजन लेने की। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में अगर देखें तो पहला जो है एंग्लो रशियन राइवलरी, यानी कि आंग्ल रूसी प्रतिद्वंदिता। तो इसका जो मैच हो रहा है वो हो रहा है कि इसका मैच हो रहा है लेड ब्रिटेन टू एक्सपैंड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्शिया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रशिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था अफगानिस्तान और पेरिस में, तो उसको रोकने के लिए एंग्लो रशियन राइवलरी हुई थी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट सब्जरी ट्रीटी है जो कि हुई थी 1839 में। इसका जो मैचिंग का है वो है फोर्स्ड ऑन द अमीर्स ऑफ सिंध बिफोर एनेक्सेशन। इसमें इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इंडियन प्रोविंसेस जो हुआ करते थे, सल्तनत थी जो छोटी छोटी, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बनाना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। और इसके बारे में इसके बाद हम बात करें तो सर चार्ल्स नेपियर का मैच होता है नंबर 4 से, लेड मिलिट्री कैंपेन टू एनेक्स सिंध। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि सिंध को विलय करने वाले कौन थे, तो वो थे सर चार्ल्स नेपियर। और इसे मानवीय दुष्टता, जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था रेस्केलिटी, उससे चार्ल्स नेपियर ने उसे बोला था। और ये कब हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? उस टाइम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड एलन बरो। उसके बाद है सिंध नदी। इसका जो मैच द कॉलम है वो है डी का 3। इट हैड कॉमर्शियल वैल्यू अट्रैक्टेड ब्रिटिश इंटरेस्ट। यानी कि ये जो रिवर सिंध 1832 और 1839 में जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध के जो ट्रेड रूट हुआ करते थे, व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे और नदियाँ हुआ करती थी, उनको अपने जहाज़ों के लिए खुलवाने का दबाव बनाया। कहाँ पर? सिंध नदी के आसपास जो प्रोविंसेस थे उन पर। और इसके बाद जो लास्ट है ट्रीटी ऑफ 1832, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, ओपन सिंध रिवर एंड रोड्स टू ब्रिटिश ट्रेड।
चलिए नेक्स्ट, तो इसका जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए का 5। तो ये किस में है? ये ऑप्शन नंबर ए में है। ए का 5, बी का 2, सी का 4, डी का 3 और ई का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1853 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शुरुआत ने कस्बों के भाग्य को काफी हद तक बदल दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियां पारंपरिक स्थानों से दूर स्थानांतरित हो गईं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेलवेज। ठीक है, इसके बारे में देखें तो जो फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया में, वो फर्स्ट ट्रेन कहाँ पर इंडिया में वो कब चलाई गई थी? तो वो 1853 16 अप्रैल को चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो वो थी बॉम्बे, बॉम्बे से ठाणे तक। कितना? 34 किलोमीटर थी ये ट्रेन। और उसके इस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। और इसके बारे में अगर लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखें तो काफ़ी सारी नीतियां लेकर आया था। उनमें से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प की नीति भी बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसने कई सारे प्रोविंसेस को अनेक्स किया था, विलय किया था। जैसे कि सबसे पहले है 1848 में उसने सतारा को विलय किया। और फिर उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1849 में किया, जैतपुर एंड संबलपुर। फिर उसके बाद 1850 में 1850 में बगात को किया, विलय किया। और 1852 में उदयपुर को किया, उदयपुर को किया 1852 में। और 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। फिर अगर और बारे इसके बारे में और बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही 1853 में क्या आया था? टेलीग्राफ आया था। कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता से आगरा तक। फिर उसके बाद 1854 में 1854 में उसने पीडब्ल्यू यानी कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और 1854 में 1854 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट आया था, जिसे बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। ये इंडियन एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। 1854 में ही पोस्ट ऑफिस आया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है पोस्टेज स्टैंप के लिए आया था। और 1856 में अवध का विलय किया था उसने, अवध। और 1856 में एक और कानून आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें थी किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो पहली ट्रेन 1853 16 अप्रैल को चली, 34 किलोमीटर बॉम्बे से थाने तक। और इसी के टाइम पे टेलीग्राफ आया 1853 में कोलकाता से आगरा तक। सतारा को विलय किया 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बगात 1850 में। और 1854 में पीडब्ल्यूडी आया, 1854 में नागपुर को किया, 1853 में झांसी और झांसी को किया। और 1852 में उदयपुर, 1856 में अवध को। और पोस्ट ऑफिस का जो एक्ट आया था वो 1854 में आया था। और वुड्स डिस्पैच जो आया था वो 1854 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है, रैयतवाड़ी को स्टार्ट करने वाला जो था वो था थॉमस मुनरो। इंडिया में टोटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 सिस्टम चलाए टैक्सेशन के लिए। पहला था रैयतवाड़ी सिस्टम, एक था परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, और एक था महलवाड़ी सिस्टम। परमानेंट अगर हम रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करें पहले, तो ये थॉमस मुनरो के टाइम पर आया था। कहाँ पर? 1800 कब आया था? 1820 में। और कहाँ पर? तो ये आया था मद्रास वाले एरिया में। इसमें इसके तहत क्या था कि फार्मर्स को ज़मीन का मालिक बनाया गया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू दिया करते थे। और उन्होंने जैसे ज़मींदार होते थे मिडिलमैन, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। और इसके और एरिया की देखें तो ये थे बॉम्बे और असम, इन एरिया पे से लागू किया गया था। नेक्स्ट परमानेंट सेटल के बारे में बात करें तो ये आया था 1793 में। किसके टाइम पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर।
और इसका एरिया देखें परमानेंट सेटलमेंट का, तो वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और नॉर्थ कर्नाटका। और इसके तहत जमींदारों को लैंड का ओनर बनाया गया और दो हिस्से किए गए। एक था 2/10, 2/10 और एक था 8/10। तो ये जो हिस्सा था वो जाता था जमींदारों के पास, लैंड ओनर्स के पास जाता था, और ये जो हिस्सा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाया करता था। और एक तीसरा था जिसका नाम था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, ये तो महलवाड़ी सिस्टम आया था 1822 में। किसके टाइम पर? तो ये आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर। और इसके अमेंडमेंट करने का जब टाइम आया, तो इसके अमेंडमेंट के टाइम पर कौन था? विलियम बेंटिक। और ये कब अमेंड हुआ था? तो ये अमेंडमेंट हुआ था 1832 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो कुछ नॉर्थ प्रोविंसेस वाले एरिया, मिड जो सेंट्रल इंडिया था वो, और एक था अवध और पंजाब। ये कुछ एरिया थे किसके? महलवाड़ी सिस्टम के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल के जो नवाब थे वो। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ाई कर रहा था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में युद्ध हुआ था, और इसमें जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। और ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था हुगली नदी के किनारे। और इसी वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जगह बना पाई, और ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी निर्णायक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिंध पर कब्जा कर लिया गया था? तो ये मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसका जो सही जवाब है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब है कि सिंध का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था? और इसके बारे में बता देती हूँ कि जो सिंध का विलय हुआ था वो किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स नेपियर ने। और इस टाइम पे जो लॉर्ड गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा का विलय। ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, जो सतारा का विलय था वो हुआ था 1848 में। किसके टाइम पर? डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो टोटल जो युद्ध थे एंग्लो मैसूर वॉर, वो कितने थे? वो टोटल 3 युद्ध थे। पहला था अ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी 4 युद्ध थे टोटल। इसमें सबसे पहला जो युद्ध था वो हुआ था 1767 से 69 तक। और जो दूसरा था वो हुआ था 1780 से 84 तक। तीसरा था 1790 से 92 तक। और जो चौथा था वो हुआ था 1799 तक। अगर इसके बाद 1767 में जो मैसूर की तरफ से युद्ध कर रहा था वो था हैदर अली। और फिर 1784 में हैदर अली था। और उसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है इसी युद्ध के बीच में। युद्ध की भूमि में नहीं होती है, वो किसी और रीज़न से मरता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हैदर अली, फिर उसके बाद उसका आता है बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है, इसमें भी टीपू सुल्तान होता है, और चौथे युद्ध में भी टीपू सुल्तान होता है मैसूर की तरफ से। और ब्रिटिशर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो इस टाइम पर लॉर्ड वेरल्स्ट। और द्वितीय युद्ध में था वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय युद्ध में था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथे युद्ध में था लॉर्ड वेलेज़ली।
ठीक है, ये ब्रिटिशर्स की साइड से थे। अगर इसका रिजल्ट देखें तो जो पहले युद्ध का रिजल्ट आया था उससे हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। द्वितीय युद्ध में हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और तृतीय युद्ध में हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान ने ही बसाई थी। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू डाइड इन फोर्थ वॉर। ठीक है, तो ये एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में थे। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें पूछा है कि जो तृतीय युद्ध था, तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये हुआ था 1792 में। तो इसका जो सही जवाब है 1790 से लेके 1792 तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, हुगली पे। तो जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी वो हुगली नदी पर की थी। और ये कब की थी? तो ये की थी 1657 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए निशान यानी कि शाही आदेश, रॉयल ऑर्डर मिला था, जिसके तहत उन्हें टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिली थी। इसी के बाद एक जॉब चार्नोक था। कौन था? जॉब चार्नोक। उसी ने किसकी स्थापना की थी? कैलकाटा जो शहर है, कोलकाता जो आज हम देखते हैं, उसे बसाने वाला कौन था? जॉब चार्नोक। और इसी की लीडरशिप में कैलकाटा की नींव रखी गई, जहाँ पर क्या बनवाया गया? फोर्ट विलियम। तो बेसिकली ये जो फोर्ट दिख रहा है, नाम फोर्ट है, लेकिन ये फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। फैक्ट्रियाँ भी कैसी? स्टोर हाउस की तरह हुआ करती थी, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामान को रखा करती थी। एक स्टोरेज हाउस की तरह यूज़ करती थी इन्हें। फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। उस समय जो बंगाल का सूबेदार था वो कौन था? शाह शुजा। और साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पहली फैक्ट्री बनाई थी वो बनाई थी 1611 में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। और दूसरी फैक्ट्री एक 1612 में खोली। 1612 में खोली। वो कहाँ खोली थी? वो सूरत में, 1612 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है बैटल ऑफ बक्सर, वो हुआ था 1764 में, 1764 में। कब? 22 अक्टूबर को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर को ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्वियसली, और दूसरा था नवाब। इसमें बेसिकली तीन पार्टियां थी। एक नवाब जो बंगाल से था, वो था नवाब मीर कासिम। बंगाल का नवाब था ये मीर कासिम। ये बंगाल की तरफ से लड़ रहा था। तीन ये अलायंस थी पूरी। और एक था अवध का नवाब, जिसका नाम था सूजा उद्दौला। और तीसरा था कहाँ का? शाह आलम, जो मुगल सम्राट था भारत का। ठीक है, ये मुगल्स की साइड से। और ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो लड़ रहा था वो था हेक्टर मुनरो। इसके बाद इस युद्ध के बाद जो रिजल्ट हुआ था वो किससे खत्म हुआ ये युद्ध? तो वो हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? ये अगस्त में हुई थी 1765 में। बेसिकली दो इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। एक हुई थी 6 अगस्त की और एक हुई थी 12 अगस्त की। इसके बाद देखें, इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था। और इसी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। कहाँ पर? बंगाल में। और बक्सर के युद्ध ने बंगाल के साथ पूरे इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल का वास्तविक द्वार खोल दिया था। यानी कि इसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन दबाव था वो स्टार्ट हो गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे नेटवर्क शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं इसमें कि रेलवे स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी,
एनहांस एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि इधर से उधर लाने के लिए, और जो फिनिश्ड गुड्स था उसे ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर लाने ले जाने का काम के लिए, और आर्मी को मूवमेंट के लिए, आर्मी को भी इधर से उधर जाने के लिए क्या चलाई गई थी, रेलवे रोड चलाई गई थी, ना कि कॉमन पीपल के लिए। तो इनका ये मुख्य उद्देश्य था रेलवे नेटवर्क बिछाने का। और बाकी हम रेलवे नेटवर्क के बारे में बात कर ही चुके हैं कि पहली ट्रेन कौन सी थी, कहाँ से चली, कितनी चली, तो ये हम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई घेरे की नीति, यानी कि रिंग ऑफ फेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट बफर स्टेट्स टू डिफेंड ब्रिटिश टेरिटरीज। इसके बारे में देखें तो रिंग फेंसिंग पॉलिसी जो थी, रिंग फेंस पॉलिसी लेकर कौन आया था, तो वो लेकर आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें घेरे की नीति बोला जाता है। इसमें क्या होता था, जैसे कि एक कोई स्टेट है, इसके आजू बाजू और स्टेट्स भी हैं, तो इनको अगर अगर इस पे कब्जा करना है, इस स्टेट पे कब्जा करना है, तो बाकी के स्टेट्स पे भी हमें कब्जा करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेट्स पे कब्जा करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि जो ऑटोमेटिक जो बड़ा वाला स्टेट है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंडर में आ जाएगा। तो ये घेरे की नीति थी, किसके द्वारा लाई गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा काफ़ी काम किए गए, जैसे कि 1772 में उसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को हटा दिया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और बंगाल पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल जमा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1773 में एक एक्ट लेकर आया, जिसे बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया। फिर उसके बाद इसके तहत जो था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। फिर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कहाँ पर, कलकत्ता में स्थापना हुई। और जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एलिजा एम्पे यहाँ के चीफ जस्टिस बने थे। फिर 1775 से 82 तक जो एक हुआ था एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा, ये कब हुआ था, 1775 से 82, और ये हुआ था पहला मराठा वॉर। और इसके बाद जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। और एक सेकेंड एंग्लो मैसूर में भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड मैसूर वॉर, ठीक है। और एक 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। और एक 1773 और 74 में रोहिला और पिंडारियों का युद्ध हुआ था इसी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये है, किस वर्ष अवध के नवाब को अपने आधे से अधिक क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। तो बेसिकली अवध का विलय पूछ रहे हैं कि अवध का विलय कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1801 में। इसके तहत अवध के नवाब को अपने आधे से अधिक क्षेत्र को किसे सौंपना पड़ा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आधे से ज़्यादा अवध सौंपना पड़ा था, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले साल 2025 में आए। किस टॉपिक से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सुप्रीमेसी थी इंडिया में वो कैसे और कब कब हुई। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए जो पिछले साल आए थे, और हो सकता है आने वाले साल में इन्हीं क्वेश्चंस के बाकी के फैक्ट्स से क्वेश्चंस बन जाएं। तो प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।